नमस्कार। मैं बीके दीक्षित आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने बनाया है। हालांकि ये रिक्वेस्ट बहुत पहले में से किया गया था, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें थी, उस वजह से मैं इसको नहीं प्रिपेयर कर पाया। आज आपके सामने एक सामयिक है। ये वीडियो काफ़ी सामयिक है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो है। तो डोंट मिस दिस वीडियो एंड सी अप टू द लास्ट। तो देखिए, इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन में बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं, वो उनके लिए कुछ चीज़ें सजेस्ट की गई हैं, और अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली दे विल गेट सक्सेस। जैसे कि आ गया है कि कोई भी सक्सेस होता है कि जैसे आप इसमें जो वीडियो में मेंशन किया गया है, उसमें स्ट्रेटजी टू गेट डिजायर्ड हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशन, वो स्ट्रेटजी टॉपिक सब डिस्कस की गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी भी सफलता को पाने के लिए आपका जज्बा बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है। यानी सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दैट शुड बी 100%। जितना आपका आत्मविश्वास प्रबल होगा, उतना ही आपको जल्दी और ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसमें इस वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको अगर आप इसेंशियली इम्प्लीमेंट करते हैं तो नो डाउट यू कैन गेट ए गुड मार्क्स। तो चलिए हम चलते हैं अगले अपने इस स्टेप। इसमें कुछ सबसे पहले जनरल स्ट्रेटजीज जो है वो दी गई है। सॉरी, इसमें स्ट्रेटजी की स्पेलिंग गलत हो गई है, एक्चुअली टाइपिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिक्स द टारगेट इन इस सब्जेक्ट। आपको कितना परसेंट, आप अपनी क्षमता के अनुसार आप एक टारगेट फिक्स करें, एंड द टारगेट शुड बी डेफिनेटली इट शुड बी लिटिल बिट हाई देन योर कैपेसिटी एंड ट्राई टू अचीव देम। इसके अलावा जो है आप एक वर्क प्लान तैयार करें, एक टाइम टेबल तैयार करें आपको सब्जेक्ट के लिए कि आप किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहते हैं। और ये डिफ़िकल्टी लेवल पे जो है क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं दे विल गिव मोर टाइम टू फिजिक्स देन केमिस्ट्री देन बायो और मैथ, या जो भी उनकी डिफ़िकल्टी जिस सब्जेक्ट में जैसे होती है। और मेरे ख्याल से 2+2+2 2+2 1+1 यानी 2 2 1 1 का फार्मूला अगर फॉलो करें, यानी 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे फिजिक्स या फिजिक्स और 1 घंटे बायो, और अगर बायो नहीं है मैथ है तो 2 घंटे मैथ को दें, और अदर सब्जेक्ट को वीक में ज़रूर 2 घंटे दें, इंग्लिश और हिंदी को। वैसे आपकी बच्चों की अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जब भी आप पढ़ें, वाट एवर यू हैव डन मिस्टेक, उसको एनालाइज करें और उसको रिमूव करें। रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिमूव नहीं करते हैं, आपको सीखते नहीं हैं, तो फिर उस मिस्टेक आप बार बार कमिट करेंगे और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके बाद से नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं कि आप आपका जो वीक एरिया है, आप सब्जेक्टिव वीक एरिया, जैसे कोई जो सब्जेक्ट आपको कम समझ में आ रहा है, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर में टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप आइडेंटिफाई करें, उसको अपने टीचर से कंसल्ट करें, उसको समझने की कोशिश करें। एंड द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो लास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर जो बच्चे जो एग्ज़ाम दिए, जो टॉपर्स हैं, उनकी जो कॉपियाँ होती हैं बोर्ड के ऊपर होती, बोर्ड के वेबसाइट्स के ऊपर है, उनको ज़रूर देखें कि वो कैसे आंसर देते हैं, क्योंकि टू दी पॉइंट आंसर, कंसाइज आंसर, ये बहुत ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से भी और मार्क्स गेन करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद से हम एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल। देखिए, सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और अक्सर मैंने ये देखा भी है कि वो बच्चे बहुत सारी किताबों का जो है, बहुत सारे नोट्स का, आजकल तो इतने सोर्सेस हो गए हैं कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और कभी किसी कोचिंग ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, मटेरियल्स भी हैं, आपके जो है बहुत सारी बुक्स भी हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत होती है, अक्सर पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़े। देखिए, मेरा सबसे बड़ा मेन चीज़ जो है वो मेरा ये मानना है कि NCERT बुक इज़ द बेस्ट।
उसकी एक एक लाइन जो है, जैसे कहा जाता है ना, बिहारी के जो दोहे होते हैं ना, गागर में सागर भरा होता है, तो वैसे ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन है। अगर उस एक एक लाइन को आप पढ़ें और उसको अगर आप समझें, समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। खास तौर से बायोलॉजी में तो मैं तो यही कहता हूँ कि ओनली एनसीईआरटी, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, इवन फॉर द नीट आल्सो। लेकिन अगर नीट के लिए अगर आप थोड़ा सा चाहें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, जिसके अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल लिटिल बिट हाई होता है, तो उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप किसी टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, या रिफ्रेशर बुक कोई आपके पास, जो भी रिफ्रेशर बुक्स हो, ईच एंड एवरी रिफ्रेशर बुक इज़ गुड फॉर यू। क्योंकि कोई भी राइटर अपने बुक्स को ख़राब नहीं लिखता है, वो लिखने का एक अलग अलग तरीका होता है, बट ईच एंड एवरी बुक इज़ वेरी गुड। तो आप इसको जो है कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी जो बहुत सारे जो सोर्सेस है, आप भागिए मत, एक बार चार चार किताबें उठा के बहुत सारे किताब कॉपी बेड पर आपके टेबल पर फैला लेते हैं। वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मेरा ये मानना है कि डोंट गो थ्रू द मोर देन 2 or 3 बुक्स, 1 बुक इज सफिशियंट। तो आशा है कि आप इसको फॉलो करेंगे एंड यू विल गेट रिजल्ट, गुड रिजल्ट मिलेगा आपको, अगर इसको हम जो बता रहे हैं इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो। इसके बाद से जो है, कोई भी जो बुक हो वो दैट शुड बी स्टैंडर्ड। अब ऐसा नहीं हो कि आप कोई में डीजी टाइप का आता है, कोई गाइड टाइप का आता है, उन सब बुक्स को आप ना फॉलो करें, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें। और एनसीईआरटी तो मस्ट है। फिजिक्स देखिए, बायो के लिए तो मस्ट है, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो आप रिफ्रेशर बुक्स को आप ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक है टू नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए आप एक बात जान लीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अब मेहनत ही सब कुछ होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस्मत मौका देती है, पर मेहनत सबको चौंका देती है। यानी आपको चौंकाने का जो मौका जो मिल रहा है वो मेहनत देती है। तो डोंट फॉरगेट द लेबर, हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ की। आप देख सकते हो, इस नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क इज द की ऑफ योर सक्सेस। ये आप मूल मंत्र है। आप ये ना समझिए कि कोई शॉर्टकट, जैसे एक चीज़, एक उदाहरण मैं बता दूं कि एक चीज़ है कि किसी विद्वान ने कहा है कि जो सीढ़ियाँ होती है ना, आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के द्वार हमेशा ओपन रहते हैं। कभी किसी सीढ़ी पर दरवाज़ा आपने नहीं देखा होगा। लिफ्ट जो कि आप बहुत जल्दी आपको सक्सेस वहाँ पहुंचा सकती है, लेकिन एक बार अगर कहीं लिफ्ट लिफ्ट यानी भाग्य, अगर कहीं भाग्य एक बार बंद हो गया ना, तो आप लिफ्ट के अंदर ही बंद रह जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिफ्ट के, भाग्य के लिफ्ट में बंद रहना चाहते हैं, या सीढ़ियों के द्वारा एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए सक्सेस की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोटेशन है कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीपिंग, बट ड्रीम्स दैट डू नॉट लेट अस स्लीप। ये बहुत अच्छे, अभी ये बहुत हम लोगों के, सभी लोगों के लोकप्रिय डॉक्टर एपीजे कलाम का ये स्टेटमेंट है। जो सपने वो नहीं होते हैं जो रात में सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो ये इसमें जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप जब भी एम बनाइए तो उसके पीछे आपका डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपका एम के प्रति डेडिकेशन नहीं है तो एम बनाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे डेली प्लान बनाते हैं बट दे फॉरगेट टू इम्प्लीमेंट देम, तो उनको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। कॉन्टीन्यूअस लेबर आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना होगा कि कठिनाइयाँ आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आपका हौसला बुलंद है तो। जब हौसला बना लिया है ऊंचे उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंचे उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद ऊंचे आसमान का। कितनी डिफ़िकल्टी है, इट इज़ नॉट ए मैटर, ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब इसके बाद से अगले पोर्शन पर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें। देखिए, पढ़ने के बारे में सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट जो एक कुछ स्टैंडर्ड्स जो चीज़ें होती है जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो यह है कि सबसे पहले चीज़ है कि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो लर्निंग, साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि इजी टू हार्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। यानी वेन एवर यू स्टार्ट द स्टडी,
आप इजी टॉपिक्स आप एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या जो है डिफ़िकल्ट है, क्या इजी है, या क्लास में पढ़ाने पर आपको क्या समझ में नहीं आया है। आप पहले सिंपल आप चीज़ों को पिकअप कीजिए, आपका हौसला बढ़ेगा, फिर आप हार्ड जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं उसको भी आप टेकअप कर सकते हैं। स्टेप वाइज स्टेप लर्निंग है। लर्निंग जो स्टडी है स्टेप वाइज स्टेप लर्निंग है, यानी आप एक बार में आप चाहें तो आप एक बार में सारी रोटी नहीं खा सकते हैं, आपको टुकड़ों टुकड़ों में काट करके खाना होता है। उसी तरीके से जो है आप एक इसको स्टेप वाइज स्टेप पढ़ें। पूरे चैप्टर और सिलेबस को आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप उसको छोटे से टुकड़े को पहले सेलेक्ट करिए कि आज हमको ये तैयार करना है, और फिर उसके ऊपर आप अपना फोकस कीजिए स्टडी। इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिवीज़न ऑफ सब टॉपिक्स इन द लर्निंग यूनिट। आप जैसे मैं अगर बायोलॉजी का एक उदाहरण लेकर के देखूं, तो जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं, तो आप उसके छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें बहुत सारे, ये हर चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। आप देखिए कि आप एक दिन में आप कितना टॉपिक तैयार कर सकते हैं। आप पहले उसको टारगेट कीजिए, उसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी आप बुक बंद करके या तो आप कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिए, या वैसे ही रिकॉल कीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो क्या आपके दिमाग में रिकॉल हो रही है। अगर नहीं हो रही है या कोई मिस हो रहा है तो आप उसको ज़रूर जो है एक बार और देखें। एंड रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करें। आप अगर 2 दिन रिवीजन नहीं करेंगे तो जो फॉरगेटिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि 50% से भी ज़्यादा आपके मैटर आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है ना। हफ्ते भर बाद जब आप पढ़ेंगे तो 90% ख़त्म हो जाएगा जो आपके दिमाग में है। तो आप एक हफ्ते में एक बार ज़रूर कंटेंट को रिवाइज कर लें। अगर आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया तो उसको फिर एग्ज़ाम के समय में पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिवाइड द लर्निंग यूनिट्स में आप टॉपिक को डिवाइड करें, स्टिपुलेटेड टाइम में उसको स्टडी करें, रिकॉल करें। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर डे आप 8 आवर स्टडी करें। अब जैसे मान लीजिए स्कूल टाइम इस समय नहीं है, अगर सपोज कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको कम से कम 5 घंटे समय देना होगा, क्योंकि जो 2-2-1-1 का जो 6 एटलीस्ट ये कम से कम का मैंने फार्मूला दिया है 2-2-1-1। अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करते हैं डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। अगर आप घर पे हैं तो आप 2-3 घंटे और बढ़ा सकते हैं इस स्टडी को। तो और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं कि आप एग्ज़ाम के समय क्या करें, व्हाट विल यू डू। ये तो रहा आपका कि आ, कैसे जो है आप स्टडी करें। इसके बाद से ये जो चीज़ें हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जामिनेशन। अब देखिए ये आगे की जो बातें हम बता रहे हैं ये आप इस समय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास देखिए दिसंबर भी आपका आधा हाफ जो है दिसंबर पास हो चुका है। तो दिसंबर आपके पास जनवरी और फरवरी का समय है, मार्च में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, बीच में प्रैक्टिकल्स के भी डिस्टर्बेंस होंगे। तो आपको अब जो बुक्स होती हैं उनकी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। आप क्या करें, आप 5 सैम्पल पेपर ले लें। अब इस साल के बच्चों के लिए मेरा एक सजेशन है कि प्रीवियस जो ईयर के पेपर है, यानी इवन 2020 का भी जो है पेपर है, वो पेपर तो उनके लिए यूजफुल है, क्योंकि सब्जेक्ट में जो रिडक्शन हुआ उसको ध्यान में रखना है। 30% रिड्यूस सिलेबस आप न पढ़ें, कतई न पढ़ें उसको। और जो 5 ईयर पेपर से जो इस सत्र के यदि 2021 के जो सैम्पल पेपर्स जो मार्केट में हैं, नेट पे है या टीचर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें। 5 सैम्पल पेपर ले लें और उसको आप थॉरो स्टडी करें उसको जो है। और ये जो इसमें जो सैम्पल पेपर है वो मेरा जो सजेशन है, एक दिन में आप ये 2 सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, ठीक है। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम हैं वो होने तक आपको हर सब्जेक्ट में 5-5 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लेने होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर्स हैं, तो उसमें सब में चेंज आया है। अब देखिए 2 तरह के क्वेश्चन पर्टिकुलरली बायोलॉजी में जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
2 केस स्टडी क्वेश्चन है, 4 असर्टिव क्वेश्चन है। तो और इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि इट विल टेक टाइम। लंबे लंबे पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे जैसे कि आप इंग्लिश में अनसीन देखते हैं, लेकिन इसमें एक अंतर है। आपके इंग्लिश अनसीन में और यहाँ पर एक अंतर है, आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं मिलेगा, आपको पैराग्राफ जो है वो आपको हिंट दे देगा, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे कि आप टॉपिक से तो रिलेटेड है बट दे आर नॉट गिविंग द आंसर। जो जो पैराग्राफ है उसमें आंसर आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको अपना नॉलेज इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप असर्शन में पर्टिकुलरली, हालांकि असर्शन और पैराग्राफ कैसे सॉल्व करें इसके ऊपर मेरा एक वीडियो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं पेश कर चुका हूँ, तो आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर यही फोकस है कि जो भी नए पैटर्न हैं, जो भी नए चेंजेज हैं, उनको आप जानें, समझें, और कैसे आप अपने एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको आप फॉलो करें। दूसरी चीज़, कैसे आप सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन जो आंसर होता है ना, जब आपको वो पेपर जो मिलता है तो आप आंसर जो देते हैं उसको इम्प्रेसिव कैसे बनाएं, उसको एग्जामिनर जो देख रहा है, वो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी नज़रों में हाईलाइट कैसे करें। तो इसके लिए मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आप जो भी क्वेश्चन है, आप अगर देखो क्वेश्चन पार्ट में दिया है ABCD ऐसे करके है, तो आप पार्ट में आंसर देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आपको एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिला के दे दिए जाते हैं, तो आप एक ही पैराग्राफ वाइज लिखना शुरू कर देते हो, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप उस जो आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, उसमें अगर देखिए कितने पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उनको सबको पॉइंट वाइज अलग अलग आप उसको आंसर दीजिए। और इस स्पेसियस आपका आंसर होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं देना है, क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, ताकि और जो भी एग्जामिनर पढ़े वो अच्छी तरीके से उसको समझ में आ जाए। जो वैल्यू पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए ताकि एग्जामिनर की नज़र वहाँ पे जाए, और कभी भी आप गलत आंसर ना दें। अब अगर एकदम नहीं आता है तब बात अलग है, लेकिन अगर आता है तो, और फिर क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के कुछ रूल होते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह 2 मार्क्स का क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स का होना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 30 to 50 वर्ड्स का होना चाहिए, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे निकलते हैं बाहर, मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, 1 क्वेश्चन छूट गया, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपका पेपर 15 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द पेपर आपका समाप्त हो जाना चाहिए, और उस 15 मिनट में आप पेपर को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। एग्जामिनेशन टिप्स में मैं डिस्कस कर दिया इससे पहले, लेकिन कुछ और टिप्स है जिसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे स्टॉप रीडिंग बिफोर 30 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अब देखते हैं पेपर और कॉपी लेके बच्चे एग्जाम में घुस रहे हैं और वो पढ़ते जा रहे हैं, तो आप ऐसा कदापि न करें। आप घर से जब चले, आप कॉपी किताब कुछ ना पे, आपके पास एसेंशियल जो यूटेंसिल्स है, जो भी एसेंशियल चीज़ें होती है एग्जामिनेशन के लिए, वो लेके जाएं। आप भूल जाए कि अब हमको कुछ पढ़ना है, आपने जो पढ़ लिया, अब आप वो पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरी चीज़, स्टे काल्म, हमेशा शांत रहे। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू आया था। तो सचिन तेंदुलकर इस चीज़ को कह रहे थे कि उनसे जो जो भी संचालक था वो पूछ रहा था कि आप इतने काम कैसे रहते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि देखिए, मतलब जो स्लेजिंग होती है, आप क्रिकेट में जानते हो कि स्लेजिंग होती है, वो केवल कंसंट्रेशन भंग करने के लिए किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे मालूम है कि ये स्लेज करेगा और मुझे डिस्टर्ब करेगा, तो मैं मालूम है कि जब वो डिस्टर्ब करेगा तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, या मुझे उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देना है। तो इसी तरीके से जो है, आपको कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है, कोई फैक्टर आपको डिस्टर्बिंग है, स्टिल भी आप काल्म रहे, शांत रहे, दिमाग को शांत करके रखें। बहुत अच्छा होगा आपके आगे के लिए। इसके अलावा जो है, अगर आप देखें, प्रॉपरली यूटिलाइज द रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में देखते हैं कि पेपर कॉपी लेकर बच्चे लाइनें खींचते रहते हैं।
रीडिंग ये दिस इज नॉट टाइम फॉर द ड्रॉ द लाइन ऑन द कॉपी। अब रीडिंग टाइम है, आप उसमें पेपर को पढ़िए, कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। आपको इसलिए जानना है कि बहुत अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उसका आंसर तो पहले ही देना है, क्योंकि आपको इम्प्रेशन बनाना है कि यू आर ये ब्रिलियंट बॉय, ब्रिलियंट स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। इस चीज़ को आपको कॉपी में प्रूव करना है। तो जो भी आपको 4 या 5 जो भी पेजेज होते हैं, वो आपको जो है क्या करना होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से राइटिंग, सुंदर राइटिंग में लिखना होगा। आपका एक बार इंप्रेशन बनाना तो डेफिनेटली 5-6 मार्क्स का आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हाफ ऑफ मार्क्स काट लिया ना, तो भी आपको 5-7 मार्क्स के नुकसान होगा। और वही अगर आपको एक्स्ट्रा मिल गए तो आपको 5-7 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। विद इन द टाइम यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब ये जो चीज़ अभी जो मैं बता रहा था कि पिक, इसमें क्या है कि पिक एंड राइट बेस्ट नोन आंसर। जो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन आता है ना, उसका आंसर सबसे पहले दो, और नीट और क्लीन आंसर दो। और 4 और 5 पेज तो इतना बढ़िया दो कि ऐसा लगे कि आपसे बेस्ट कोई है नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप ज़रूर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके साथ कुछ फैक्ट्स आपके मैंने शेयर किया। डिफरेंट, आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट वर्ड दैट आई वुड लाइक टू शेयर: सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्लान मेड वाइजली एंड इम्प्लीमेंटेड सिंसियरली। यानी सक्सेस क्या है, आप प्लान बहुत जो है क्या बना रहे हैं, बुद्धिमानी से बना रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट उतनी ही क्या कर रहे हैं, सिंसियरली जो है आप कर रहे हैं। और आप मेहनत करेंगे, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अंत में मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर ही सही ज़रूर मिलता है। थैंक यू।